सोनम कुमारी बूम इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, 12 तारीख को होने वाला है और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में काफ़ी कुलबुलाहट की मच रही है, कैसा क्वेश्चन होगा, क्या आएगा, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। सो अब हम सर से जानते हैं उन कन्फ्यूज़न को कैसे दूर किया जाए। सर, आजकल स्टूडेंट्स सब कंफ्यूज हो गया, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ड्यू टू सिलेबस चेंज भी हो रहा है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। उनकी कन्फ्यूजन को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो अभी 68 बीपीएससी का पीटी निर्धारित है वो 12 फरवरी को होना है। तो प्री में कोई सिलेबस का चेंज नहीं, प्री में केवल थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन सिलेबस जहाँ तक चेंज होने का बात है वो मेंस एग्जाम को लेते हुआ। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि आपका प्री का कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, तो आप सिलेबस चेंज को लेकर के कोई कंफ्यूजन मन में मत। आपको सीधा उसी सिलेबस को पढ़ना है, उसी सिलेबस को रिवाइज करना है जो अब तक आप करते आए। अब बस केवल प्रोसेस होना ही है कि पहले आप 150 का 150 सवाल लगाते थे, इस बार नहीं लगाना है। जो सवाल आपको नहीं आता उसको नहीं बनाना है, क्योंकि आपको 1/4 आपका उस पर नेगेटिव मार्किंग है, और जब नेगेटिव मार्किंग है तो उस स्थिति में अगर आप गलत आंसर करेंगे तो आपको वो भाग घाटा देगा। सर, तो निगेटिव मार्किंग है तो जाहिर से बात है कि बच्चों के माइंड पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आया होगा कि लाइक शुरू से वो अगर जो 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं वो बिना नेगेटिव मार्किंग के बेधड़क हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, अब उनके लिए क्या हिदायत होगी? डिसीजन अब तो आयोग का मामला है और आयोग ने मतलब निर्णय ले लिया है तो उसको फॉलो करना है। उसमें तो अब हमारे पास कोई बहुत क्वेश्चन मार्क नहीं है, हम उसका एनालिसिस बाद के सेशन में कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। लेकिन अभी फिलहाल स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना अभ्यास कीजिए। अभी आपके पास 5-6 दिन अभी भी बचे हुए हैं, तो 2-3 सेट आप बना के देखिए और उसमें करना क्या है कि जो सवाल आपको नहीं आते हैं या जिस पे आपको कंफ्यूजन है उसको बिल्कुल नहीं टच करना है, क्योंकि वो आपके लिए सुसाइडल हो जाएगा, एक आत्मघाती जैसा कदम हो जाएगा। और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़्यादा चांसेस होता है कि आंसर गलत होता है, और ऐसी स्थिति में आपको 1/4 मार्क्स कटेंगे और वो आपको। सर, जैसा कि आप बोले कि अगर रिवीजन करना और सेट वगैरह बनाना है तो मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो इन 5 दिनों में कौन सा रिसोर्स का फायदा उठाना चाहिए? देखिए, इस 5 दिनों में कोई भी नया सोर्स नहीं लेना है स्टूडेंट को, जो अब तक वो पढ़ते रहे हैं उन्हीं को रिवाइज करना है। और इस समय में मैं उनसे एक बात और कहूँगा कि अब कोई नया कॉन्सेप्ट भी बिल्ड मत करने लगिए, या अभी देखेंगे कि और किसी से सवाल भी मत पूछिए, न किसी के सवाल का जवाब दीजिए। कोई आपसे पूछता है तो आप उनसे सीधा कहिए कि अब 12 तारीख के बाद हम बात करेंगे, और आप किसी से पूछने का भी कोशिश मत कीजिए कि ये आंसर बताओ, वो आंसर बताओ। तो यूजुअली बच्चे लास्ट मोमेंट में ये करने लग जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि अभी 5 डेज हैं और आप 18 घंटे रोज अगर इस समय में लास्ट मोमेंट में रिवाइज करते हैं तो 90 घंटा पढ़ेंगे। 90 घंटा में आप कम से कम 5 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। और उसमें करना क्या है कि जो आपका कंटेंट है, समरी कंटेंट, उनको रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास कोई नोट्स होगा तो थोड़ा उनको रिवाइज कर लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम्स के उनको गो थ्रू कीजिए। यही आपके लिए इस समय में की पॉइंट हो सकता है। और एग्जाम हॉल के लिए एकदम गांठ बांध लीजिए, कोई भी लालच, कोई भी टेम्पटेशन में नहीं जाना है। और वैसी परिस्थिति में आप कभी भी नेगेटिव आंसर मत कीजिए जिसपे आपको थोड़ा डॉट है, थोड़ा भी लगता है कंफ्यूजन है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ, अगर वैसी परिस्थिति में आपने 2-3 चॉइस को रेक्टिफाई कर लिया कि ये चॉइस आंसर नहीं ही होगा, तब थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन रिस्क कितना लेंगे ये आपको एग्जाम हॉल में जज करना होगा। कई बार अब उसमें कोई भी चॉइस के बारे में कुछ पता नहीं है और फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं, तो वो तो कंप्लीट सुसाइडल है। अगर आपको लगता है कि हाँ, इसमें से मैंने 3 चॉइस को ये कर लिया है, उसको छांट लिया है, तो वैसी परिस्थिति में आप रिस्क ले सकते हैं। जब 2 चॉइस के बीच में कंफ्यूजन है तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट लोग को खास करके ये सारी बातों का खास ध्यान रखना है कि किस केसेस में कौन सा नंबर पे या कौन सा करेक्ट ऑप्शन पे टिक लेना है। सर, तो जैसा निगेटिव मार्किंग है, अर्लियर कट ऑफ मेनली जनरल का 120 के करीब जाता है, तो अभी कितना जाएगा? व्हाट योर ऑब्जर्वेशन? देखिए, 113 कटअप हुआ था पिछला। कटअप को लेकर के बीपीएससी में हमारा ये मानना है कि अब कोई भी स्पेकुलेशन बहुत बेकार है, क्योंकि किसी का भी स्पेकुलेशन पिछले 2 एग्जाम से सही नहीं जा रहा है। जो अनुमान लगा रहे हैं मतलब बड़े से बड़े एक्सपर्ट, तो वो किसी का भी सही नहीं जा रहा है। तो अब क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन खुद बोलते हैं, उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि बहुत सारे बच्चे तुक्का मार के पास हो गए। तो ये तो मतलब कंप्लीट इरेशनल बात है, और उतने डोमेन पे, उस लेवल पे जाके इस तरह का कोई अगर बीइंग अ चेयरमैन ऐसा बात करते हैं, जस्टिफाइड नहीं है।
तो अब कट ऑफ के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, वो तो अब एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बच्चों से मैं बार बार कहूँगा कि आप निगेटिव को ध्यान में रख करके और उसी हिसाब से एग्जाम हॉल में आंसर कीजिएगा। पुरानी इनर्शिया में नहीं रहना कि आप 150 करके आ गए और वहाँ पे आपको थोड़ा टेम्पटेशन होता है एग्जाम हॉल में, तो टेम्पटेशन से बचना है, लालच से बचना है। तो सर जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन बोले कि तुक्का मार के बहुत लोग पास हुए, तो क्या तुक्का मारने वाले हमारे स्टेट को रन करने में कैपेबल होंगे? कभी नहीं हो सकते हैं। तो वैसे लोग तो मान लीजिए आप ऐसा तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि आपके एग्जाम में बीपीएससी के ऑर्गेनाइजर जो है सीईओ है, उनके अगर निगरानी में ऐसा हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल किसको मानोगे? देखिए इसमें कोई बट है ही। अगर मान लीजिए कोई स्टेट है, सपोज कीजिए सीएम है, तो अगर स्टेट वेल गोइंग है, उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, गवर्नेंस में बहुत सारे पॉलिटिशियंस लगे हुए हैं, आम पब्लिक भी लगा हुआ है, लेकिन सारा क्रेडिट किसको जाता है? सीएम को। अगर कोई चीज मान लीजिए खराब होता है तो डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? सीएम को जाएगा। इसमें सोचना क्या है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो चेयरमैन है, अगर मान लीजिए सही लोगों को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर मान लीजिए अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो सोल क्रेडिट उनको जाता है। तो बीइंग अ चेयर हमेशा आदमी क्रेडिट लेके जाता है और डिस्क्रेडिट भी उन्हीं को लेता है। बच्चा लोग का सर एक और कंफ्यूजन रहता है कि जैसा कि भी इस साल खास करके 2022 का रिकॉर्ड देखा जाए तो बीपीएससी लास्ट ईयर 67 का एग्जाम हुआ, प्री कैंसिल हुआ, फिर एसएससी सीजीएल जो बिहार सीजीएल है वो कैंसिल हुआ, मींस कि एग्जाम में कुछ ना कुछ धांधली, सीटेट का एग्जाम जो हो रहा है वो कैंसिल हो रहा है। तो इन सब से बच्चे लोग कैसे भी दूर रहेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ नेगेटिविटी देयर। देखिए ये केवल बिहार का मामला नहीं है, अभी आप देखिए दूसरे स्टेट्स में, यूपी का ले लीजिए, राजस्थान का ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए, कई जगह मतलब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक होना एक कॉमन सी बात हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में मतलब ही ड्रेडेड है, बहुत ही थ्रेटनिंग है। अगर मान लीजिए हम लोग यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं और अच्छे गवर्नेंस की बात करते हैं तो इन चीज़ों पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक जेन्युइन आदमी जाके सिलेक्ट हो। वो अगर एक देखिए, अगर कोई गलत तरीके से एग्जाम पास होकर कोई ऑफिसर बन जाता है तो वो एक मामला सिर्फ वहीं तक नहीं रुकता है कि वो आप समझिए अगला 30 वर्षों तक जब तक वो अपने चेयर पे होगा तो वो गलत ही गलत करेगा, क्योंकि वो स्टार्ट ही उनका गलत है। तो इन चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा मतलब इसको तो एक बड़ा क्राइम के रूप में लेना चाहिए। और किसी भी समय सरकार से भी अपील करूंगा कि इस पे बहुत मतलब कड़े, इस पे कोई भी इबट नहीं और किसी भी तरह का लैचेज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर इसमें कोई भी कल्प्रिट है तो आप उनको कठिन से कठिन सजा दीजिए, कठोर से कठोर सजा दीजिए। और इसमें आम पब्लिक को भी थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आखिर क्वेश्चन पेपर लीक करने में कौन लोग शामिल है? यस सर। ये तो मतलब हमारे आपके बीच के लोग हैं ना, तो वो भी गलत है। तो इस पे भी मतलब उनको भी समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि अगर वो गलत को प्रमोट कर रहे हैं तो वो एक खराब देश और खराब राज्य का निर्माण कर रहे हैं। सर जो क्वेश्चन मेकिंग वगैरह सारे गवर्नमेंट के सर्वेलांस में होता है, तो फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की लूपहोल से या फिर हम लोगों की गलतफहमी या हम लोग कुछ और कर रहे हैं? नहीं, देखिए क्वेश्चन पेपर जब कोई भी एग्जाम कैंसिल हुआ है तो इसका मतलब है कि जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो अथॉरिटी है, उन्होंने इस बात को तय कर लिया है कि पेपर लीक हुए। तो जब पेपर लीक हुए तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है। और मान लीजिए पेपर लीक ना हो तो मतलब पूरा सिस्टम है उनको मुस्तैद होना पड़ेगा और वहाँ कहाँ लूप होल हुआ उनको देखना पड़ेगा। और मतलब बाकी जो सिस्टम है, जब एक बार पेपर लीक हो गया उसमें जो कल्प्रिट लोग हैं तब उनको सजा देने का काम दूसरा विंग का है, वो लोग उनको कठोरता से सजा दें। तो सब जब मिलकर काम करेंगे तब जाके फ्री एंड फेयर एग्जाम हो पाएगा। सर तो बीपीएससी का अगर सिलेबस देखा जाए तो सर काफ़ी सब टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, मीन्स 12-15 है, उन सब में सबसे ज़्यादा एट अ टाइम नाउ ओनली 5 डेज आ रहे, तो कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब देखिए जो कटअप जा रहा है 120 के अराउंड, मान लीजिए 110 प्लस कटअप जा रहा है। और अगर मान लीजिए हम लोग कोई सेक्शन जैसे साइंस देख लें तो उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से 10 क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से लगभग 30-35 क्वेश्चन आता है। बाकी सेक्शंस जो है टोटल मान लीजिए 10 सेक्शंस हैं और उसमें से 10-10 एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे। तो कोई भी सेक्शन अगर बच्चा ड्रॉप करता है तो वो समझिए कि डेंजर जोन में जा रहा है। तो यानी आपके लिए जैसे अगर 150 फुल मार्क्स है, 2 सेक्शन कोई अगर स्टूडेंट छोड़ के जा रहा है, लीव करके जा रहा है, तो उनके लिए फुल मार्क्स कितना हो गया? 130 ही हो गया। तो अब उसको 130 में फाइट करना है और उनको इतना एफिशिएंसी के साथ उनको स्कोर करना होगा कि वो 115 स्कोर कर पाए, तो वो आसान नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है
और बिहार स्पेशल और मैथ्स है, इतने टोटल मिला के 10 सेक्शन है। और 10 सेक्शन में कोई भी एक सेक्शन आप मत छोड़िए, सभी सेक्शन को रिवाइज करके जाइए, तभी आप वहाँ पे बोल्ड हो पाएंगे और फाइट में बने रहेंगे। जब एक दो सेक्शन आप मान कोई बच्चा करंट छोड़ दिया था, कोई इकोनॉमिक्स छोड़ दिया था, कोई साइंस में फिजिक्स छोड़ दिया, कोई बायो छोड़ दिया, तो कोई मैथ छोड़ के गया, तो वो समझिए अपने लिए एक डेंजर पैदा करता है। तो सर ऐसी स्थिति में आप कौन से टीचर को उनसे सलाह लेना पसंद करेंगे? बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे? किसी टीचर का मोटिवेशन, किसी टीचर का क्वेश्चन आंसर, कौन से टीचर को आप प्रीफर करेंगे? नहीं, टीचर का तो अब इसमें मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा। सर यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे तो ज्यादातर लोग जो हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं, गाइड करते हैं, उनको खुद ही समझ नहीं है कि कंपटीशन क्या है, वो अपना मार्केट देख रहे हैं कि जिससे बच्चों को इजी लगे। अब ज्यादातर जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे या मतलब पढ़ाने वाले लोग, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पढ़ाई ज्यादा करते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज आएगा, वो 3 लेयर में एग्जाम है, और उसमें जो मेन है वो आपका मेंस है, क्योंकि मेंस अगर बीपीएससी की बात करें 900 नंबर का होता है, 900 नंबर में ही बच्चा आगे पीछे एक दूसरे को धकेल सकता है। प्री एक बॉर्डर है, उसको भी क्वालिफाई करना अनिवार्य है, लेकिन वहां क्वालिफाई करके वो फाइनल क्रैक नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर बच्चा जब मेंस और प्री का तैयारी शुरू से करता है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी रेंज बहुत कम है। 120 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है बीपीएससी में, अभी बीपीएससी एग्जाम में हम उसकी बात कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए फिर अलग स्ट्रैटेजी में बात करना होगा, वहाँ ही इंटरव्यू का लेवल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के वहाँ इंटरव्यू होते हैं। लेकिन बीपीएससी ओनली 120 मार्क्स के हैं, और ऐसा देखा गया है कि 60 से 80 के बीच में मैक्सिमम लोगों का नंबर रहता है, तो वहाँ रेंज ऑफ मार्क्स जो है ना वो 15-20 नंबर के रेंज में ही सब होते हैं। लेकिन मेंस में आप देखेंगे कि 250 से लेके 600 प्लस तक नंबर आ गए, तो यहाँ पे रेंज कितना हो गया? 400 नंबर का, 350 नंबर का रेंज है। तो अगर आप किसी से आगे निकल सकते हैं तो वो कहाँ पे? मेंस में। तो मेंस को बहुत अच्छे से देखना होगा, और वो दिखाने के लिए जो हमारा अभी जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव नेचर वन लाइनर किताबों को ज़्यादा मतलब प्रेफर कर रहे हैं, या उस तरह का वो मेंटरशिप दे रहे हैं जिससे कि बच्चे वन लाइनर तैयारी करते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में उनका स्थिति बहुत खराब है। तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए? ये सिर्फ प्री निकालने से नहीं होगा ना, प्री बहुत लोग हर साल क्वालिफाई करते हैं बट मेंस में छट जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या हिदायत? देखिए, उसके लिए यही मेरा कहना है कि आप शुरू से टेक्स्ट बुक पढ़िए। टेक्स्ट बुक में आपका वन लाइनर का भी काम संपन्न होगा, वहाँ वन लाइन का भी आपका पर्पस सॉल्व होगा, और जो सब्जेक्टिव नेचर है वो भी सॉल्व होगा। कोई अगर एनसीईआरटी पढ़ता है थॉरो, और जो टेक्स्ट बुक है डिफरेंट क्वालिटी की टेक्स्ट बुक है, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, वो हम लोग बच्चों को बताते हैं, इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक है, और जो करंट अफेयर के एसेस है, पेपर है, तो उनको जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका वन लाइनर भी तैयार होता है, ऑब्जेक्टिव भी तैयार होता है, साथ में सब्जेक्टिव भी तैयार होता है साइमल्टेनियसली, उनको अलग से नहीं करना होता। जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, और वो बहुत ईजी बेस में बहुत आराम फील करते हैं। सर सब्जेक्टिव को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए और ऑफलाइन, या फिर कुछ आपका आइडिया? सब्जेक्टिव डेवलप करने के लिए कभी भी सॉफ्ट कॉपी पे आप मत जाइए। मैं बच्चों से बार बार कहूँगा कि आप हार्ड कॉपी पढ़िए और टेक्स्ट बुक पढ़िए। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे आप तो कभी भी सब्जेक्टिव तैयार नहीं होगा। कलम लेके, कॉपी लेके और हार्ड कॉपी जब पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को नोट करेंगे, कुछ अंडरलाइन करेंगे, कुछ उसमें एनालाइज करेंगे, कुछ थिंक करेंगे, तब जाके आपका सब्जेक्टिव एटीट्यूड डेवलप होगा। सर स्टूडेंट को आप ये बताइए कि एक बीपीएससी ऑफिसर बनने तक का सफर मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपको प्री टू मेंस कैसे और इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करना है, कम से कम 5 मंत्रा दीजिए जो लोग समझे कि हाँ इससे मेरा सिर्फ प्री नहीं, मेंस भी और इंटरव्यू भी नहीं। हाँ, देखिए, जो हमारे बच्चे हमारे मेंटरशिप में मोर देन 1000 स्टूडेंट अभी अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट स्टेट पीसीएस और सीबीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, और सब बहुत अच्छे, बहुत बच्चे पास भी हुए पिछले बार। और आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, उन्हें मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, उन्हें केवल बताता हूँ कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। इसी से बच्चे बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं। और मैं उसमें 4-5 बात बताऊँगा। एक पहली बात कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, सबसे पहला एनसीईआरटी पढ़िएगा, 6 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़िए सोशल साइंस का, और 6 से 10 तक का पढ़िए एनसीईआरटी साइंस का। दूसरा काम करिए, आप करंट अफेयर की मैगजीन एक जरूर आप पढ़िए। तीसरा काम कीजिए, योजना परिषद पढ़िए। चौथा काम कीजिए, पेपर एक रोज पढ़ना है। और पांचवा एक काम करना है कि आप जो भी फील करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, इवन आप जो फील करते हैं, जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपने ट्रेवल में क्या फील किया उसको हिस्ट्री ग्रुप में लिखिए, जो आपका फीलिंग है ट्रेवल को लेकर के, या आपने कुछ देखा ऐसा चीज, तो उसको आप एक पेज रोज लिखिए। और जो आप पढ़ते हैं कोई आर्टिकल, जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का संबंध पढ़े, या बांग्लादेश का इशू पढ़े हम लोग, या श्रीलंका का इशू पढ़े, या अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आप एक आर्टिकल पढ़े, आप उसको अपने नजरिए से देखिए। जब ये हैबिट आप बिल्ड करेंगे तो
तो आपका मेंस में राइटिंग स्किल डेवलप होना शुरू होगा। फिर वो उसको एक मेंटर गाइड, मतलब एक अच्छा गाइड मेंटरशिप में आप उसको करेक्ट भी करें, उसका रिव्यू भी लीजिए कि क्या मैंने जो सोचा, मैंने जो लिखा वो सही है या नहीं। यहीं से आपका इंटरव्यू का भी तैयारी शुरू होगा। सर, तो मेन फोकस किस सब्जेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू? देखिए, इस सिविल सर्विसेज में तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक तो आपका जो ऑप्शनल पेपर है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, और बाकी जो जीएस में 7-8 सब्जेक्ट हैं और सब पे इक्वली फोकस करना होगा, किसी को आप कम बेसी नहीं कर सकते। सर, जो मैथ्स का और रीजनिंग का पोर्शन होता है 10 मार्क्स का, उसको क्या करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, क्या उसको स्किप कर देना चाहिए? नहीं, स्किप नहीं करना चाहिए, उसके लिए बहुत आसान है। या तो आप अरिथमेटिक का कोई भी एक सिंपल किताब ले लीजिए, बाजार में मिलता है, और उसमें 5-6-7 टॉपिक्स हैं, उनको आप सॉल्व कर लीजिए, वो कर लेगा। कोई भी इतना वीक नहीं होता है कि वो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड सवाल होता है, तो 10 में से 10 नहीं बनाएंगे, कम से कम 6-7-8 तो बना लेंगे। तो हमारे दर्शक को सर आप क्या मैसेज देंगे? वैसे एस्पिरेंट जो मीन्स कई बार दे रहे हैं और इस बार भी वो काफ़ी उम्मीद से दे रहे हैं, आपका क्या मैसेज? उनको बोलेंगे कि ये लास्ट मोमेंट है, आप बहुत दिलेरी से एग्जाम दीजिए और बिना मतलब परिणाम का चिंता किया। बहुत सारे बच्चों अभी कॉल कर रहे हैं कि सर मैं एग्जाम ड्रॉप कर दूँ, ये करूँ। उन्हें बिल्कुल एग्जाम ड्रॉप नहीं करना चाहिए, और बहुत दिलेरी से एग्जाम दें। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है और बच्चे पास होते हैं उसमें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। सर, बहुत सारे बच्चे भी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि हाँ, आप क्यों नहीं पढ़े, अब पढ़ ले। देखिए, घबरा इसलिए नहीं कि वो परिणाम को देख रहे हैं। अगर परिणाम को देखना बंद कर देंगे तो उनको घबराहट होगी। तो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि आप परिणाम मत देखिए, ये लास्ट मोमेंट है, युद्ध के मैदान में आप हैं और इसमें पीठ नहीं दिखा सकते आप सीने पे वार बर्दाश्त कीजिए। जो भी होगा एग्जाम हॉल में, जितना भी सवाल बनेगा आप बना के आइए, और इसमें से मतलब बहुत लोगों का होगा। जो लोग और हमें होपलेस हैं उसमें से मैं गारंटी करता हूँ कि बहुत लोग पास करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों के साथ अखिलेश शर्मा और बूम इंडिया से आपको ये हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छा कीजिए, और बूम इंडिया भी आपसे यही उम्मीद करती है कि आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और काफ़ी अच्छा मार्क्स लाइए, और जरूर बूम इंडिया पे आके जरूर एक मैसेज ड्रॉप करिए कि हाँ आपको ये मोटिवेशन कैसा लगा।